तो मैं क्या करना चाहिए से ज्यादा अच्छा है मैं इस पे बात करूं कि मैंने कैसे शुरू किया। अपना अनुभव बताना ज्यादा बेहतर है। क्या करना चाहिए इसको बताने के लिए हजारों वेबसाइट पड़ी हुई हैं और लोग उसके बाद भी करते तो सब अपने ही मन की हैं। तो रिसर्च में जब आप आते हैं, मेरी भी पीएचडी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से ही। तो सबसे पहले ना आप अपना इंटरेस्ट की बात करते हैं। जैसे मैं मैथ्स का रहा, मैंने अभी आपको बताया। तो मैथ्स में दो चीजें आती हैं, एक प्योर मैथ्स आती है, दूसरी अप्लाइड मैथ्स आती है। हर सब्जेक्ट में होता है ऐसा। मुझे हमेशा जो पैशन रहा वो प्योर मैथ्स के लिए रहा। ये मेरा अपना इंटरेस्ट था कि मुझे इसी में करना है, जबकि अप्लाइड में जल्दी हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि एप्लीकेशन मिलते हैं तो चीजें जल्दी समझ में आती हैं। आप लोग इस बात को समझिएगा कि एक तो क्लासिकल म्यूजिक, मैथ्स और फिलोसॉफी के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। ये ज्ञान के सबसे शुद्ध रूप, इसीलिए यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। म्यूजिक जो शास्त्रीय संगीत है, म्यूजिक से मेरा मतलब क्लासिकल म्यूजिक से। आप लोग भी जानते हैं क्लासिकल म्यूजिक में कमांड करना सालों की मेहनत है। पूरी जिंदगी आप म्यूजिक में 3 बड़ी ब्रांचेज हैं, गायन, वादन और नृत्य। उसमें भी फिर आप कोई एक चीज उठाएंगे, मतलब कोई आप कोई वाद्य यंत्र भी बजाते हैं तो पूरी जिंदगी की तपस्या होगी, तब जाके आप एक चीज पर कमांड कर पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये नहीं कि आप 6 महीने में सीख लें वाला है, 3 महीने में ये सीख लें, ऐसा नहीं होता। यही स्थितियां, प्लीज माइक ऑफ करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। पता नहीं आपको क्यों शॉर्ट है माइक ऑन करने का कुछ लोग। अगर माइक 2-3 बार के बाद भी नहीं हो पाया, मैं रिमूव कर दूंगा आपको। आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जूम के साथ ये दिक्कत है। आपसे मैं डिसिप्लिन की बात उम्मीद करता हूं, आप बार बार अनुशासनहीनता किए जा रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिक में पूरी जिंदगी लगाएंगे तब जाकिर हुसैन की तरह शायद तबला बजा पाए। दर्शन शास्त्र के साथ भी यही है बच्चे, फिलोसफी के साथ भी वही स्थिति है, और यही स्थिति गणित के साथ भी। मतलब एक बहुत ज्यादा वक्त लगेगा तब शायद हम एक छोटे से हिस्से में थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं। तो मुझे प्योर में इंटरेस्ट था, मैंने प्योर का पेपर लिया। ठीक। अब मैंने फिर कहा कि आप एक डायरी जरूर बनाइएगा, और ये डायरी ना आपको हमेशा मदद करेगी बाद में भी। आप रोज लिखिए कि आज आपने इसमें क्या पढ़ा, रोज लिखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनों में आज आपने इस पर काम किया, इतना लिखना है। ये सीखा, ये पेपर पढ़ा, किताब पढ़ी। अनिता बोहरा, प्लीज माइक म्यूट करिए, मैं आपको रिमूव कर दूंगा बाद में। प्लीज बाकी लोग, उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं करेंगे। 8 स्टूडेंट को रिमूव करना पड़ा। रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पढ़ाने दो भाई। और अगर पसंद नहीं आ रहा है आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि डेली हमने ये किया। दूसरा, हम लोगों ने आपस में 1 पेपर, रिसर्च पेपर पर वीक का टारगेट रखा। ये जरूर रखिएगा आप लोग भी। हर सब्जेक्ट में रिसर्च पेपर तो पब्लिश करने ही है, और आपको मालूम होगा आपको कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं। और वो रिसर्च पेपर SCI हो, स्कोपस इंडेक्स हो, UGC टियर लिस्ट में हो। इन पे बातचीत फिर कोई ना कोई सारिया मैम बताएंगे। नहीं बताएंगे तो आप कहिएगा, मैं बताऊंगा किन में आपका पेपर छपना चाहिए, किन में नहीं छपना चाहिए। ये जानना ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे भी जर्नल हैं जिनमें आपको लगेगा मेरा पेपर छप गया, और बाद में पता लगा कि वो ब्लैक लिस्टेड है।
और ऐसा बच्चों यहाँ बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है। आप लोग नए लोग हैं, सावधान रहिएगा। तो इन पे बातचीत फिर करेंगे। हफ्ते में 8 पेपर को तैयार करने में 1 हफ्ता लगता है। आप जब उसको पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसको एक्सप्लेन करिए। आप जब पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप यहाँ पर आगे खड़े होकर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं सीरियसली, आपके 2-3 साथी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बीच बीच में सवाल भी पूछ सकते हैं आपसे। यही तरीका है जिसमें धीरे 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 आपके दिमाग में ना कुछ सवाल उठेंगे, और यही जो जवाब ढूंढने की कोशिश है, यही रिसर्च हो, इसी से पेपर बनेगा। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लोग सोचेंगे कि प्रेमचंद की जो शुरुआती कहानियों हैं और जो बाद की कहानियां हैं उनमें कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि समय के साथ हर आदमी में सुधार होता है। तो प्रेमचंद पैदाइशी सुधार किए हुए आदमी तो होंगे नहीं, वो भी इंसान होंगे। तो शुरुआत में उनमें कुछ कमियां होंगी चरित्र में, उनके पात्रों में कमियां दिखती होंगी, वो कमियां समय के साथ दूर होती होंगी। आपने कहा कि अरे वाह, यही एक कंपैरिजन का मुद्दा बन गया, यही तुलनात्मक अध्ययन है। तो चाहे हिंदी हो, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, वाणिज्य पढ़ें, संगीत की बात करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये टारगेट अगर हफ्ते में नहीं हो रहा तो 15 दिन में कर लें पेपर वाला, लेकिन इसे करें जरूर। मेरे पास अनंत समय है टाइप की कोशिश मत करिएगा। आपको मैक्सिमम काम पहले साल में करना है, पहले साल में, जहां आपको सिनॉप्सिस भी बनानी है, आपको डिसर्टेशन भी है, उससे पहले कोर्स वर्क भी पास करना है। चीजें बच्चों इतनी आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। तो मैंने ये तरीका हम लोगों ने अपनाया, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, कोई बात नहीं, कभी 10 दिन में हुआ, कभी 15 दिन में हुआ। आप अपने विषय में सोचिएगा, अपने सीनियर से पूछिए, गाइड से पूछिए कि मुझे कौन सा पेपर से शुरू करना चाहिए। अगर कोई मैथ्स में होता है तो हम लोग कहते हैं, जैसे मेरा फील्ड है, तो भाई बनार्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल से शुरू करो। ऐसे ही आपके भी फील्ड होंगे, आप वहां से सोचिएगा कि जो भी फील्ड है, एक हर हफ्ते का एक पेपर और डायरी मेंटेन। अभी तक मैं 2 मुद्दों पे आ पाया हूं केवल। तीसरी चीज, अगर आपके सब्जेक्ट में कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कुछ अगर कहीं हो रहा है, कोई सीरियस कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस मजाक भी है बहुत सारी, उन्हें अटेंड मत करिएगा। लेकिन अगर सीरियसली कहीं ऑफलाइन अच्छी क्वालिटी का कोई लेक्चर सीरीज होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, एज ए स्टूडेंट फीस काफी कम पड़ती है, कई बार तो वो नहीं भी लेते, एक आध जरूर अटेंड करिए पहले साल में। जब आप लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका नजरिया बदलता है। अभी तक आप लोग बीए, एमए या बीएससी, बीकॉम, एमकॉम यहाँ के छात्र थे, अभी तक एग्जाम पास करना था, अब एग्जाम नहीं है, आपको अपनी समझ बढ़ानी है पहले तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा जरूर करिएगा। और एक चीज मैंने जो ये की, ये शुरुआत में कॉन्फ्रेंस टेस्ट के अलावा, एक लाइब्रेरी में बैठने की आदत डाली। लाइब्रेरी में बैठने की आदत जरूर डालिएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी, रिसर्चर तो वहां रात दिन होने चाहिए थे, लेकिन आज हालत यह है कि रिसर्चर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो गए, बहुत कम लोग हैं। मैं नैनीताल गया था तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहा गया कि यहाँ तो बड़ी मुश्किल से कोई रिसर्चर आ रहा है। आप कोशिश करिएगा कि ये दौर आपसे कम टूटे और आप जाएं, किताबों के पास जाएं, उनके बिना भला नहीं हो सकता। तो कॉन्फ्रेंस में जरूर जाएं एक आध। अगर कॉन्फ्रेंसेज में नहीं जा पा रहे हैं तो आपके फील्ड से रिलेटेड इंटरनेट पे भी काफी सामग्री हो। अब इंटरनेट पे क्या क्या हो सकता है, कोई वीडियो चैनल हो सकता है ऐसा जो आपके फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहा हो। कई बार सरकारी वेबसाइट्स हैं, आप जिस सब्जेक्ट में करते हो उस सब्जेक्ट के संस्थान होंगे कई सारे, उनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, तो आपको पता लगता है काम क्या क्या होने हैं। आप आर्काइव्स देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी है। बेसिकली आप रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं, इसमें पेपर्स मिलते हैं, यहाँ हिस्टोरिकल आर्काइव की बात नहीं है,
जहां आपको रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। रिसर्च गेट की आईडी बना के आप वहां से भी देख सकते हैं। तो प्लीज ऐसा जरूर करिए और उसके बाद अपने सब्जेक्ट में थोड़ी सी डेप्थ लाने की कोशिश करिए। डेप्थ माने गहराई, खोखलापन नहीं होना चाहिए बच्चों, सतही। आप पढ़ेंगे ना, 2 महीने 3 महीने के बाद आपका समझ का स्तर अपने आप सुधर जाएगा। इसमें प्लीज लोग मजाक में कहते हैं कि पीएचडी में जो पी है वो पेशेंस के लिए है। आप इसे जिस रूप में भी कहें मजाक में, लेकिन बात सच है, आपको पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। किसी ने कहा कि मुझ में इतना पेशेंस नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अभी छोड़ दें। अगर पेशेंस नहीं है तो नहीं हो पाएगा। पेशेंस बहुत चाहिए। अगर वो पेशेंस है तो मैं फिर कह रहा हूं, आप 4 महीने अपने सब्जेक्ट को देखिए, आपकी जो समझ बनेगी वो 5 साल काम आएगी। क्योंकि फिर सब्जेक्ट में सबसे पहले जो पढ़ना होता है वो लिटरेचर रिव्यू ही है। इसी से आपका डिसर्टेशन भी बनेगा। मतलब सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि पढ़ना क्या है। आपका जो फील्ड है, आप तो दुनिया में अनोखे आदमी है नहीं जो पहला इंसान जो काम करेगा। इस फील्ड में लोगों ने काम किया होगा, काम किया है तो अभी तक क्या क्या काम हुआ है। और प्लीज मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि पढ़ना आप रिसर्च पेपर से करिएगा, बुक्स कम करिएगा। बुक्स से कम और रिसर्च पेपर से ज्यादा। आप कहेंगे उल्टा तो नहीं बता रहा हूं मैं। जो ओरिजिनलिटी पेपर के पास है उतना बुक के पास भी नहीं है। ये मुझे बहुत देर में समझ में आई ये बात खुद भी। किताबें ना ओवर सिंप्लीफाइड होती है। किताबें सरलतम भाषा में बताती हैं चीजें। अब सब सरल करके एक्सप्लेन कर दिया तो अपना दिमाग क्या चलना है। जब आप पेपर पढ़ेंगे, लगातार पेपर पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं गारंटी देता हूं आपके दिमाग में नए विचार बुलबुलाने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे। पक्का है। बस हो गया। तो वहां से आपका डिसर्टेशन बहुत अच्छा होगा। बच्चों, कोर्स वर्क में डिसर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। 75 मार्क्स का डिसर्टेशन होगा, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, जिसमें आप प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन उस दिन लोग डरते हैं, मैंने देखा है प्रेजेंटेशन। डीएसपी में जब प्रेजेंटेशन देना था तो मुझे याद है कि पहले दिन 15 मिनट बोला गया कि सब लोग 15-15 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे। अब बहुत सारे लोग थे तो कुछ लोगों का पहले दिन हुआ, दूसरे दिन कहा गया चलो 10-10 मिनट ही बोल लो, कोई बात नहीं। मेरा नंबर तीसरे दिन आया जिसमें कहा गया 5-5 मिनट बोल लो, हो गया। और मैंने कहा नहीं, मैं 50 मिनट बोलना चाह रहा हूं। मेरे ख्याल से मैंने 50 मिनट से ज्यादा ही लिए। मैंने कहा मैं क्यों वो करूं, मैं पूरा बोलूंगा और अपनी बात समझाऊंगा। तो मैंने 50-52 मिनट के आसपास पूरा बोला आराम से। और मैं फिर कह रहा हूं, काम की तारीफ होती है। जब काम आप अच्छा करेंगे तो बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो दुनिया में लोग सुनेंगे। देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पर किसी की बदौलत नहीं आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं। तो अब क्यों एहसान लेते हो दूसरों का? अपने दम पर काम करिए। कभी आपको कोई दिक्कत आती है, आप अपने सुपरवाइजर से कहिए। किसी और तरह की मदद की आपको आवश्यकता है, मुझसे भी अगर कहेंगे ना, मैं भी जितनी मदद हो सकती है, आप जिस सब्जेक्ट में भी, आपको रिसर्च पेपर अच्छी क्वालिटी का कोई नहीं मिल पा रहा है, आप हमसे कहिएगा, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे कहीं कहीं से। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा वो पेपर। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक पेपर पढ़ो, अपने साथियों के साथ एक्सप्लेन करो, दूसरा पेपर करो, तीसरा पेपर करो। मैं मान ही नहीं सकता 4 या 5 पेपर के बाद भी आपके दिमाग में विचार नहीं आ रहे हैं, हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप पहले ये करने को तैयार हैं? प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर लोग नहीं करते ऐसा। आप लोग उनसे सबक लेते हैं जो ऐसा नहीं करते। प्लीज आप उनसे सबक लीजिए जो लोग ऐसा करते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से ये मेरा अपना अनुभव है। आप करें, मैं चाहता हूं, बाकी जैसा आपकी इच्छा हो। तो प्लीज इसके बाद जब आपका एक थोड़ा सा आइडिया बनने लगता है तो ज्यादा बेहतर आपकी बाउंड्री बनने लगती है।
शुरुआत में जो सब्जेक्ट के बारे में आपका नजरिया होता है वो ऐसा होता है। धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आता है इसमें बहुत सारा फालतू हिस्सा था, उसे हटाने की जरूरत है, उतने की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा सा ज्यादा सेंटर्ड होंगे। जब आप और ज्यादा चीजों को समझेंगे, 2-4 पेपर और पढ़ेंगे तो आपकी समझ ये होगी। फाइनली जब आप यहाँ पहुंचेंगे ना सेंटर, तो अब आप इसका मतलब आप इस सब्जेक्ट के कोर तक पहुंच चुके हैं। और ये अंदर तक जाने की यात्रा बच्चों केवल पढ़ाई के माध्यम से ही, केवल पढ़ाई और कुछ नहीं। आप पहले साल में, अभी अप्रैल का महीना है और हमारे पास दिसंबर तक अभी 8 महीने बचे हुए हैं। आप केवल इतना सोचिएगा अपने आप से कि 1 महीने में न्यूनतम 2 पेपर भी अगर मैं पूरा करूं तो 8 महीने में 16 पेपर होते हैं। क्या थोड़ा और बढ़ा के 20 रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं इस दौरान? पढ़ने का मतलब अपने साथियों को समझा सकने की क्षमता, समझाने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप इतना कर सकते हैं, आपको डिसर्टेशन के लिए, आपको कोर्स वर्क में पास होने के लिए, आपको सिनॉप्सिस के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप से पूछिएगा ये सवाल और खुद ही जवाब भी आएगा, अगर करना है तो। मैं कह रहा हूं ना, लोगों ने यहीं से बहुत अच्छी पीएचडी की है। किसी ने बताया, कोई फिजिक्स में नैनीताल में थे, मैं नाम भूल गया, बहुत पहले की बात बता रहे थे एक बार, कि उस आदमी ने अपने पीएचडी में 23 पेपर, रिसर्च पेपर निकाले फिजिक्स में। 23 कैसे काम किया होगा? और मेरी तो जानकारी सीमित है, अभी बहुत लोग होंगे जिन्होंने और अच्छा काम किया होगा, लेकिन शायद मैं उतना नहीं जानता हूं। तो समर्पण भाव, और यही चीज है। अब मैं फिर कह रहा हूं, पार्ट टाइम टाइप की पीएचडी करने से जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब अच्छी मिले तो आपकी पीएचडी सब कुछ है। मैं 1-2 साथियों को अपने जानता हूं, मैं उनका नाम भी आपको बता रहा हूँ। ये आप गूगल स्कॉलर पे जाइए, इस पे देखिएगा। ये हैं डॉक्टर केबी जोशी, ये केमिस्ट्री में है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर है मध्य प्रदेश में, वहां पर कार्यरत है। हाई स्कूल से लेके एमएससी तक हमेशा 2nd डिवीजन में स्कोर किया है, कोई अच्छा स्कोर नहीं है ऐसा। लेकिन इस आदमी ने पीएचडी में गजब काम किया है। आप गूगल पे जाकर देख लीजिएगा, पूरी डिटेल पता लग जाएगी। जो आदमी ऐसा एवरेज रिकॉर्ड का है, और बल्कि 10th में एक बार फेल भी हुआ है, उसके बाद इतना शानदार करियर है, केवल किस वजह से? पीएचडी में अच्छा काम। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अच्छी पीएचडी आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। हमारे यहाँ तो सब्जेक्ट्स में ऐसी बात कही जाती है कि अगर आपने नेचर में या एनल्स में या अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी एएमएस में एक पेपर भी मैथ्स में किसी ने पब्लिश कर दिया, आप यहाँ द्वाराहाट में बैठे हैं, आप सीधे आईआईटी पहुंच जाएंगे। एक पेपर भी अगर कर दिया तो बच्चों, आपका अभी तक का रिकॉर्ड कैसा है कोई मायने नहीं रखता। आपके 1-2 अच्छे पेपर आपको कहीं भी बेहतरीन जगह पे बैठा सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिसर्च की तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि रिसर्च और पीएचडी में अंतर है। पीएचडी सर्टिफिकेट समेटो अभियान है, रिसर्च काम है, पीएचडी केवल सर्टिफिकेट है। जैसे हम हाई स्कूल से लेकर आज तक समेटते आ रहे हैं, जितने सर्टिफिकेट हमने समेटे होते हैं उतनी नॉलेज थोड़ी होती है हमको। रिसर्च वाकई काम है, ये आपको तय करना है कि आपको रिसर्च करनी है या पीएचडी करनी है। ये मुझे लगता है नए स्टूडेंट्स हैं तो आज मैंने इनफॉर्मल बातचीत पे ज्यादा फोकस किया है, फॉर्मल बातचीत पे कम, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता है थोड़ा सा मोटिवेशन और ये बताना कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं जरूरी है। अगर आप लोगों को कहीं पर बुरा लग रहा हो तो प्लीज नाराज मत होइएगा, मेरी कोशिश ये है कि आपका काम अच्छा हो। आप जब काम करेंगे, जब इस पे शुरू करेंगे, तो मैं फिर कहना चाह रहा हूं, मेरा टाइटल क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अरे भाई, आइडेंटिफिकेशन एक दिन में नहीं होता, मैं अभी भी कह रहा हूं। अभी तो आप पढ़ना शुरू करो, आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगा।
आइडेंटिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, ये अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वही काम करेगी। आपका जो मजबूत पक्ष है उस पर काम करवाइएगा, उसी के हिसाब से चलिएगा। आपको अगर लाइफ साइंस में काम करना है तो आपके पास भारत की बहुत अच्छी सोसाइटीज हैं, बहुत सारी। हर एक में बटरफ्लाई वाले बटरफ्लाई पे काम करते हैं, जिसको मौत पे काम करना है वो अलग सोसाइटी है। आप अपने उनसे जुड़िए प्लीज। बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं पेजेज, फेसबुक पे बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप उनसे जुड़िए। जिनको कोई नहीं मिलता वो मुझसे जुड़े, मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ जुड़ना है, और काम करें। आप सीखना चाहोगे तो लोग बताने के लिए तैयार है, आपके अंदर पैशन होना चाहिए बस। तो मुझे जो कहना था आज कि पहली बातचीत में आप रिसर्च टॉपिक के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करें, मैंने समाधान नहीं बताया है, हिंट पर्याप्त छोड़े हैं, मैंने केवल रास्ता बताया है। रास्ता मैंने केवल ये कहा है आप यहाँ से यात्रा शुरू करो, आपको कोहरा छटते जाएगा और यहाँ खुद ही क्लियर हो जाएगा। और एक बार आपने पीएचडी अपने दम पर की, आप हमेशा दूसरों से भी कहोगे। अरे बहुत मजा आता है, शुरू में तो दिक्कत आती है, बाद में खुद बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ पे चढ़ते समय कितनी परेशानी होती है, लेकिन जिस समय आप पहाड़ में टॉप पे पहुंचते हैं आपको खुद भी लगता है नहीं नहीं अच्छा हो रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा आप लोग एक बार पढ़ना शुरू करिए प्लीज। अगर 4-6 महीने में दिसंबर तक आप 20 पेपर एटलीस्ट अपने फील्ड में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने दोस्तों को समझा लेते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन क्या रह गया फिर आइडेंटिफिकेशन कोई रहस्य थोड़ी है। और जो सुपरवाइजर है उनका पढ़ना आपसे कम है, वो बहुत सारी और चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाना भी है, सीनियर टीचर हैं, कई जो जिम्मेदारियां हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपकी थीसिस में आपसे अच्छा एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता, आप ही सबसे अच्छा तय करेंगे। तो मेरी बातचीत तो यहीं पर समाप्त होती है आज। आप लोगों को किसी को कुछ बोलना है, कहना है तो प्लीज बोलिएगा। यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ये जो आप रिसर्च पेपर कह रहे हैं तो ये हमें कहाँ पढ़ने के लिए मिल सकते हैं? मतलब ऑनलाइन हम कहाँ से ढूंढें इनको, या हमारे जैसे पिथौरागढ़ में हम कहाँ से इनको मतलब ढूंढ सकते हैं कि हम पढ़ें इनको हाँ जी अपने अपने बिल्कुल, सब्जेक्ट से रिलेटेड? इंटरनेट पे मिल जाता है। जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे ना। जी हेलो। जी सर बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ इंटरनेट पे सब मिल जाता है। आपको कौन सा आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री के पेपर मिल जाएंगे। आपको किसका पेपर चाहिए ये मालूम होना चाहिए। ओके। जैसे मैं रुकिए ऐसे बताता हूँ थोड़ा सा, अच्छा पूछा है आपने। आप ना जिस फील्ड में आपके गाइड जिस फील्ड के काम करने वाले हैं आपको मालूम तो होगा उनके बारे में कि वो कहाँ का कराते हैं। तो आप उनसे पूछिए कि ये पेपर पहला कहाँ मिलेगा। ठीक, ओके। एक पेपर मिलने के बाद, या वो हो सकता है आपको 2-4 महत्वपूर्ण पेपर बताएं। एक पेपर पढ़ने के बाद जो पेपर होता है बच्चों, उसके पेपर के लास्ट में रेफरेंसेज लिखे होते हैं। ये रेफरेंस क्या होते हैं, कितने तरह के रेफरेंसिंग स्टाइल होती हैं, इन पे बातचीत किसी बात के लेक्चर में टेक्निकल। तो रेफरेंस से होते हैं कि भाई इस पेपर में जो बातें कही गई हैं वो कहाँ कहाँ से उठाई गई। बस पहला पेपर से ये होता है, बाकी तो ये रेफरेंसेज बता देते हैं अगला पेपर कौन सा पढ़ना है। जी सर। आपको लगेगा यार इस आदमी ने 4-5 बातें तो उस पेपर से उठाई है, चलो उसी को पढ़ लेते हैं, और फिर एक रास्ता बनते जाता है। तो आप अपने सुपरवाइजर जो हैं सर या मैम जो भी हैं, आप उनसे पूछिए कि मुझे शुरुआत में क्या पढ़ना है, पहला पेपर कहाँ से शुरू करना है। अगर आपको नहीं मिल पाएगा वो वाला पेपर तो आप मुझे संपर्क करिएगा। मैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी अपना नंबर देने में नहीं शर्माता किसी को भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे संपर्क कर लें, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह जोराहट, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा कहीं कहीं से। और एक बार शुरुआत होती है ना, मैंने कहा हर पेपर में बच्चों पीछे ढेर सारे रेफरेंस मिल जाते हैं, और इन्हीं से समझ में आने लगता है
कि अब अगला पेपर कौन सा पढ़ना है, बस पहले की दिक्कत है। क्या मैं सेटिस्फाई कर पाया आपको? यस सर, बिल्कुल, थैंक यू अच्छा, सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है भाई। और किसी को कुछ पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हमें रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर चीज पे, या ठीक। कम से कम हम जब रिसर्च में आए हैं, या हमारे पास कितने टॉपिक होनी चाहिए कि हम इतने टॉपिक्स पे हम रिसर्च कर कर सकते हैं? मतलब कि कितने टॉपिक बने होने चाहिए हमारे पास करीबन सजेशन में? टॉपिक नहीं, आपके पास ब्रॉड एरिया होगा पहले। जी मैंने समझा ना, टॉपिक नहीं होता है शुरू में, हमारे पास टॉपिक नहीं होता, शुरू में ब्रॉड एरिया होता है कि यार मुझे जी ना इस फील्ड में काम करना है। मैं आपका सब्जेक्ट जान सकता हूँ? सर, मेरा सब्जेक्ट है डिफेंस स्टडीज, मिलिट्री साइंस। ठीक हो गया, डिफेंस स्टडीज, बढ़िया, मिलिट्री साइंस वाला। तो आप इसमें मान लेते हैं जियो पॉलिटिक्स ही अपने आप में बड़ा सेक्शन है। आपने जियो पॉलिटिक्स सोचा, मान लेते हैं आपने कहा जियो पॉलिटिक्स को, क्योंकि किसी भी देश की दुनिया में जो इंपॉर्टेंस है, रिलीवेंस है, कम या ज्यादा है, उसमें उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी चीज है कि वो कहाँ पर है, ये बड़ा मुद्दा है। ये आप भी जानते हैं, आप ही ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो पहले आपके पास एक ब्रॉड एरिया होगा कि भाई मुझे इस फील्ड में ना काम करना है। अब जियो पॉलिटिक्स में भी दुनिया भर की जियो पॉलिटिक्स है भाई। आप एशिया पे काम करना चाहते हो, यूरोप में काम करना चाहते हो, अभी यूक्रेन की वजह से बवाल मचा पड़ा है दुनिया में, आप कहां पर काम करना चाहते हो, फिर आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे। ये जो थोड़ा स्पेसिफिक है, मतलब आपने जियो पॉलिटिक्स में अब एशिया की जियो पॉलिटिक्स उठा ली, चलो बढ़िया। अब एशिया में भी तो आपको देखना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जियो पॉलिटिक्स अलग है, फिलीपाइंस और जापान के साथ अमेरिका का रिश्ता अलग है, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान अपने आप में अलग हैं, आप भारत और श्रीलंका का रिश्ता बिल्कुल अलग चल रहा है। अगर आप अंडमान निकोबार और मलक्का स्टेट की बात करते हैं, चाइना के साथ बहुत बड़ा दिक्कत है। पिछले हफ्ते टोको आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है हर तरफ से। भाई आप कौन सी जियो पॉलिटिक्स पे काम करेंगे, तो धीरे धीरे आपको लगेगा अच्छा मैं ना सेंट्रलाइज्ड होते जा रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ इस फील्ड में पेपर पढ़ते पढ़ते 4-6 महीने में आपका फाइनल कोर जोन तैयार होता है। कार्तिक, मैं समझा पाया आपको? जी सर। अच्छा चलिए, थैंक यू। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलिए, ये एक पहली बातचीत थी आपके साथ, एक तरह का इंट्रोडक्शन जैसा था, जिसमें हमने केवल सामान्य बातचीत की है, कोई ऐसा स्पेसिफिक मैं जानबूझ के नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि पहले में ही बहुत ज्यादा टेक्निकल करके आपको बोर करूं। एक सामान्य बातचीत मैंने कोशिश की है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ अच्छा लगा हो, कुछ मीनिंगफुल लग पाया हो, तो आप लोग अपना मैम से बताइएगा, या कोई टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। पहला लेक्चर होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा इनफॉर्मल वे में बात कर रहा था आपसे, तो मैंने मुद्दे पर बात कम की, कैसे पढ़ाई किया, मैंने अपना अनुभव ज्यादा शेयर किया। लेकिन अगर टॉपिक हमारे बहुत सारे हैं, प्लेजरिज्म अपने आप में टॉपिक है, रेफरेंसिंग के कितने स्टाइल है, रेफरेंस कैसे देते हैं पेपर में। अब रेफरेंस तो तब समझ में आएगा भाई जब 2-4 पेपर पढ़ेंगे आप। अब जिसने पेपर ही नहीं पढ़ा उसके लिए रेफरेंस का क्या मतलब है? तो आप थोड़ा सा कुछ चीजें देखिए, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बातचीत। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था, अगर हम प्री पीएचडी के टाइम पे अपने कोई पेपर वगैरह लिखते हैं या पेपर अपना करते हैं, तो सर ये हमारे काउंटेड पेपर होते हैं, या जब जब से हम एनरोल होते हैं वो तो तब से होते हैं काउंटेड? नहीं नहीं, ये भी काउंट होगा। मैं आपको बताऊं, आईआईटीज में ना एमएससी पास करने के लिए भी पेपर छापना पड़ता है। आप बिना पेपर पब्लिश किए आईआईटीज में एमएससी पास आउट नहीं हो सकते, तो वो भी काउंट होगा। आपकी बौद्धिक संपदा है भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी। अभी 3 दिन बाद 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे है। प्लेजरिज्म के बारे में बात करने के लिए इससे अच्छा दिन क्या होता है? तो आप अगर आप पेपर कभी भी करेंगे, वो आपका पेपर माना जाएगा। ठीक है।
थैंक यू सर। हाँ जी, अरे भाई मैं थैंक यू क्या, पेपर आपका है। किसी को और कुछ कहना है? नहीं, चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ, धन्यवाद सर। मैं सॉरी, आपसे क्षमा चाहती हूँ, टाइम पर मैं जो है कनेक्ट नहीं हो पाई। हमारे बीएड में भी प्रेजेंटेशन चल रहा था और उसके बाद कनेक्शन में भी थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप एक शिक्षा और शोध दोनों के क्षेत्र में एक पायनियर का काम कर रहे हैं। आपके अनुभव हमारे बच्चों को जरूर, मैं ऐसे एश्योर हूँ कि लाभान्वित बच्चे हुए होंगे, और आगे भी मैं चाहूंगी कि बच्चे जो है आपका ज्ञान का लाभ उठाते रहें। आपका मैं देखिए, धन्यवाद ज्ञापन करती इसकी हूँ। जरूरत नहीं है, और मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को ये बताना भी चाहूंगा कि माया जोशी मेरी दीदी हैं और वो मुझसे क्षमा मांग के अपराधी बना रही हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधी बात यह है नहीं कि नहीं आपने कहा था और मैंने वो जो अपनी ओर से प्रयास किया है, मैंने इन लोगों से कहा भी कि ये पहला लेक्चर है तो मैं इनफॉर्मल ज्यादा हूँ, फॉर्मल कम। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो फॉर्मली बात करेंगे। तो पता नहीं जो भी इनको लगा होगा, फिर अब अगर नहीं, मुझे जहां भी आप लोग विष्णु कहेंगे सर मैं को हमेशा उपलब्ध हूँ। मैं चाहूंगी बच्चे अपना फीडबैक भी आपको भी दें और हमें भी दें, ताकि हमें भी एक डायरेक्शन मिल पाए कि उनकी नहीं, जिज्ञासा किस अगर तरह हाँ की है। कहीं पर भी अगर हमारी जरूरत होती है बेहिचक कहिएगा, जहां भी हम मदद कर सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी अपने नए साथियों को मदद करने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू। धन्यवाद सर। ओके।